हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट इडियम डिस्कस किए थे, आज की इस क्लास में फिर उसी एंजॉय के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ आप लोगों से इडियम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट बिना देरी किए हुए आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेकर के बिल्कुल रेडी रहिएगा, काम वाम सब बंद कर दो, बिल्कुल तैयार रहिए। तो चलिएगा देखते हैं, आपके सामने आपके इडियम जल्द आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़े ही मजे से, बड़े ही इंजॉय के साथ हम लोग इडियम का डिस्कशन करेंगे। आप चीजों को समझेंगे, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे और आपके एग्जाम में इडियम आपको बड़े इजीली से नंबर दिला सकते हैं। तो चलिएगा, आपको इंतजार ज्यादा नहीं कराएंगे, आपके सामने आपके इडियम आने वाले हैं, तो सभी लोग देखिएगा ध्यान से। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आपके सामने आपकी इडियम आ चुके हैं। एक बार सभी लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, जैसा कि पहला इडियम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आपके एसएससी में 2018 में पूछा गया है, फेदर वंस नेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करके रुपए, पैसा, धन कमाना। या आप एक लाइन में अगर बोले तो आप ये कह सकते हैं कि गलत तरीके से धन कमाना, गलत तरीके से पैसा कमाना। ठीक है, आप इसका हिंदी मीनिंग ये कह सकते हैं। इंग्लिश लिखा हुआ है बाय टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर्स, यानी इसका मतलब भी वही हो गया। चलो, इस इडियम को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको ये लर्न हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो आप यहाँ पर समझेंगे, फेदर का मतलब हो गया पंख और नेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर घोंसले की बात की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इडियम का मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति अपने पद का, जैसे मान लो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है, अपने पद पर है और आप मान लीजिए कोई काम कराने जाते हैं, तो मान लीजिए रेयर केस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसको रुपए देने पड़ जाए जल्दी काम कराने के लिए, तो वो व्यक्ति का क्या कर रहा है, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो नेस्ट लिखा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, वैसे तो घोंसला होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इडियम इट्स मीन आप यहाँ पर अपने एक पद की बात कर सकते हैं। और कैसा पद, यानी कि फेदर का मतलब होता है पंख, और आपको बताएंगे कि पंख जहाँ पर, यानी कि ऐसा पद जिस पद में पंख लगे होते हैं, बहुत अच्छा पद होता है, बहुत अच्छी जॉब आप समझ लीजिए, और उसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं उसी पद की वजह से, यानी कि गलत तरीके से धन कमा रहे हैं। आप सीधा याद कर लीजिए कि फेदर वंस नेस्ट, यानी कि गलत तरीके से धन कमाना। नेस्ट का मतलब हो गया एक पद, अपने पद का इस्तेमाल करके गलत तरीके से धन कमाना। ठीक है, इस इडियम का एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा, अच्छे से आप लोग समझिएगा। आई एम श्योर he feathered his own nest with the money he allegedly raised for charity। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि he feathered his own nest with the money। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है feathered his own nest, यानी कि उसने गलत तरीके से धन कमाया है। with the money he allegedly raised for charity, उसके पास जो चैरिटी का रुपए था उसका आरोप लगा है कि उसने गलत तरीके से धन कमाया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। सेकेंड इडियम लिखा हुआ है कैच अ टार्टल। ये भी आपके पेपर में कई बार आया हुआ इडियम, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। कैच अ टार्टल का मतलब ये होता है कि अपने से ज्यादा ताकतवर पैसे वाले व्यक्ति से आपका सामना हो जाए। ठीक है, अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से आपका मुकाबला हो जाए। ठीक है, इंग्लिश क्या है, डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली पावरफुल। ठीक है, जो ज्यादा पावरफुल, जैसे आप मूवी में ले लीजिए, जैसे आप मूवी, आप लोगों ने बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली जो होता है, आपने देखा होगा कि बाहुबली मूवी में जो होता है वो एक तरह से जो विलन होता है काफी पावरफुल होता है। ठीक है, भल्लाल देव से बाहुबली टकराता है तो आप कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल है। अच्छे से समझिए। तो आप इस इडियम को, वैसे तो इसकी काफी लंबी स्टोरी, आप बस इतना यार, कैच मतलब हो गया पकड़ना, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति ने पकड़ लिया, तो कैचा टाइटर मतलब पकड़ लिया। किसने पकड़ा, यानी कि आपसे ज्यादा ताकतवर वाले व्यक्ति ने आपको पकड़ लिया। तो बात आप याद कर लेना, किसने पकड़ा, ज्यादा ताकतवर वाले व्यक्ति ने।
अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, वाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी, यानी जब इंडियन आर्मी लड़ाई कर रही थी, आर्मी द एनिमी रियलाइज्ड, तो जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, उनको एक तरह से एहसास हो गया दैट दे हैड कॉज अ टाइटल, यानी कि उनका जो मुकाबला है उनसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो गया। यानी एनिमी दुश्मन को लगा कि सामने जो आर्मी है वो हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो आप ये दो इडियम अच्छे से समझ गए होंगे। पहले में नेस्ट यानी कि पद, उस पद से गलत तरीके से रुपए कमाना। सेकंड इडियम है कि यानी कैच एट टाइटर, एक आपको एक ही अलग वर्ड बन जाता है, यानी एक निवासियों की बात हो जाती है, उसको आप छोड़ दीजिए। यानी कि कैच किसने पकड़ा, आपको आपसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति ने पकड़ लिया। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट इडियम देखते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, आप सभी लोग आपके इडियम आपके सामने आ चुके हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इडियम को एक बार देख लीजिए, लिखे हुए हैं, और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते आराम से एंजॉय करते करते आप पढ़िए। ठीक है, चलिए आपको इडियम दिख रहा होगा, आपके सामने लिखा हुआ है कॉल नेम्स। अगर बात करें इस इडियम के हिंदी मीनिंग की, तो कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, टू अब्यूज लिखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी व्यक्ति का उसका नाम लेकर उसको बुलाएं, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, आप अगर उसका नाम ले लोगे तो उसका नाम लेना एक तरह से गाली देने के बराबर हो गया। तो यहाँ पर वही बात की गई है, कॉल नेम, अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, कॉल नाम से बुलाते हैं, तो एक तरह को बुरा लगेगा, उसके लिए वो कैसा हो जाएगा, गाली देने के समान हो जाएगा। एग्जाम्पल है ही हैज अ बैड हैबिट, यानी कि कह रहा है कि उसकी बहुत ही गंदी आदत है, ऑफ कॉलिंग नेम्स, यानी कि गाली देने की बहुत ही गंदी आदत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फटाफट आ जाइए। लिखा हुआ है अक्लीज हील, कई बार पेपर में आया है आपका, ये बहुत ध्यान से समझिए। अक्लीज हील का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कमजोर पहलू, कमजोरी उसकी वीकनेस। ठीक है, तो अक्लीज हील का मतलब आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति की कमजोरी या कमजोर पॉइंट आप कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा लिखा हुआ है इंग्लिश में अ स्मॉल प्रॉब्लम और वीकनेस इन अ पर्सन, किसी व्यक्ति की कमजोरी। अच्छा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फटाफट देखना ध्यान से। अक्लीज जो ये लिखा हुआ है, बेसिकली अक्लीज एक योद्धा का नाम है। ये अक्लीज एक योद्धा है और अक्लीज एक योद्धा का नाम है। तो थोड़ा समझना कि ये जो योद्धा थे, इसकी पूरी बॉडी सॉलिड थी, बिल्कुल वज्र की आप कह लीजिए बस, लेकिन इनकी जो हील थी, जो एड़ियां थी, वो बिल्कुल नेचुरल थी, एज इट इज जैसी थी, गॉड गिफ्टेड, जैसे थे वैसे ही थी। अब जब इस योद्धा ये युद्ध में गया तो इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसकी हील में पॉइजन से भरा हुआ एरो यानी कि तीर मार दिया गया था, तो इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो वही सीडियम बन गया कि जो अक्लीज नाम का योद्धा था, उसकी जो हील थी, उस व्यक्ति का वो कमजोर पॉइंट हो गई, उस योद्धा का कमजोर पहलू। बाकी तो वो मरता ही नहीं, अगर हील उसकी नेचुरल ना होती तो वो मरता ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल है if she got desperate enough that desire might become her husband's Achilles heel। यहाँ पर देखो ध्यान से इसको समझने की आप कोशिश करिए। लिखा है if she got desperate, मतलब बात होगी कि अगर वो निराश या हताश होती है ज्यादा, तो दैट की डिजायर यानी कि जो उसकी डिजायर है, माइट बिकम हर हस्बैंड, यानी कि अगर वो ज्यादा हताश होती है, निराश होती है, तो ये बात उसके हस्बैंड के लिए क्या होगी, बिकम हर हस्बैंड अक्लीज हील, ये बात उसके जो हस्बैंड के लिए क्या होगी, उसका कमजोर पहलू हो जाएगी। यानी भाई हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, अगर वाइफ निराश हो जाए, वाइफ को मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हस्बैंड क्या हो जाएगा, ये उसके लिए उसका कमजोर पहलू हो जाएगा। या मान लो बच्चों को कुछ हो जाए, तो उसके भाई जो पापा होंगे उनके लिए क्या होगा, वो कमजोर पहलू हो जाएगा। चलिए आप ये भी समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपका देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से, समझते जाइएगा, बड़े गौर करिएगा इन शब्दों पे जो आपके सामने लिखे पेपर में लगातार रिपीट हो रहे हैं इडियम आपके। ठीक है, बस आप समझते जाइए। तो एक बार सभी लोग देखो ध्यान से, देख लीजिए। चलिए तो लिखा हुआ है इडियम डॉग इन द मैंजर।
डॉग इन द मैंजर का मतलब ये होता है कि मतलब किसी चीज का लाभ ना तो खुद लेना और ना ही लाभ किसी को लेने देना, ना लाभ लेना और ना लाभ किसी को लेने देना। जैसे सुना होगा आपने मोदी जी को, ना खाएंगे ना खाने देंगे, है ना। तो आप कह सकते हैं डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है कि ना लाभ लेना और ना लाभ किसी को लेने देना। इंग्लिश मीनिंग क्या कहना है? A person who prevents others from enjoying what he cannot, यानी कि वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को उस एंजॉय से अलग रखता है जिसको वो खुद नहीं कर सकता, है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डॉग आप सभी जानते होंगे, डॉग की बात की गई है, डॉग सबको पता है। अच्छा, मैंजर क्या होता है? आप लोग गैस करें, बताओ मैंजर क्या होता है, बताइए। मैंजर है, मैनेजर नहीं है, मैंजर। चलिए तो देखते हैं। मैंजर का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें गाय भैंस चारा खाती है, जिसको आप हिंदी में नाद या हौज कह सकते हैं, उसी को इंग्लिश में मैंजर बोला जाता है। अब आप ये बताइए कि मैंजर का मतलब हो गया, आप यहाँ पर हौज कह लो या नाद कह लो, इसमें गाय भैंस चारा खाती है। अगर आप इसमें चारा डाल दें, हरियाली डाल दें और उसके पास आप डॉग को बिठा दें। अब आप एक बात बताइए, आपने मैंजर में हौज में चारा डाल दिया और उसके पास आपने क्या किया, डॉग को बिठा दिया। अब आप ये बताओ, क्या ये डॉग उस चारे को खाएगा, उस हरियाली को खाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं खाएगा, बात सही है। दूसरी बात क्या है, अगर कोई गाय भैंस उस चारे को खाने के लिए आएगी तो क्या ये डॉग खाने देगा? बिल्कुल नहीं, उसको ये भगा देगा। ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात होगी, डॉग ना तो चारे को खुद खा रहा है और ना चारे को गाय भैंस को खाने दे रहा है। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप। एग्जाम्पल है, नो वन लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, यानी कि कोई भी पसंद नहीं करता है उससे मित्रता करना, बिकॉज क्योंकि ही इज अ डॉग इन द मैंजर, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है, डॉग इन द मैंजर, यानी कि वो ना तो खुद कोई काम करता है, ना खुद कोई लाभ लेता है और ना दूसरों को कोई लाभ लेने देता है। समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट मीडियम है फाइट साइड ऑफ, काफी बढ़िया। अच्छा, 2018 में या 19 में ही शायद आपका आया हुआ इडियम है। फाइट साइड ऑफ, इसका मतलब होता है बचना, बचने का प्रयास करना, टू ट्राई टू अवॉइड। ठीक है, फाइट साइड ऑफ, ये तो सीधी बात है। फाइट, भाई कोई व्यक्ति खुद नहीं चाहता है कि लाओ हम लड़ाई करें, हर व्यक्ति लड़ाई से बचना चाहता है कि भैया झंझट से, लड़ाई से दूर रहिए। किसी व्यक्ति को लड़ाई करने का शौक नहीं है, यानी कि तो शायद मतलब हो गया शर्माना। लड़ाई से शर्माने का मतलब हो गया कि लड़ाई से बचना, फाइट नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखिएगा, यू कांट फाइट साइड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चिल्ड्रन, यानी कि बात की गई है यू कांट फाइट साइड ऑफ, यानी कि तुम नहीं टाल सकते हो अपने बच्चों की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात की गई है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं टाल सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये दोनों इडियम। 5 नंबर में क्या है, डॉग इन द मैंजर, डॉग ना तो मैंजर की घास खुद खा रहा है ना गाय भैंस को खाने दे रहा है, यानी ना तो लाभ खुद लेना ना दूसरों को लेने देना। नेक्स्ट क्या है, फाइट था, भाई लड़ाई करने से तो हर कोई बचता है ना, यानी कि शर्म से आती लड़ाई नहीं करिए, अच्छा नहीं होता है, लोग देखेंगे हंसेंगे, शर्म वाली बात हो जाएगी। तो फाइट था का मतलब होता है बचना, आप दोनों समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा ध्यान से, हाँ छोड़ो, चलिए देखिएगा, आपकी स्लाइड आपके सामने आ गई है। अच्छे से सभी लोग एक बार देख लो वीडियो को, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आपके सामने पेपर में पूछे गए वीडियो में लिखा हुआ है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है कि मतलब नौकरों के बीच की बातचीत होना, या एक तरह से अनफेयर टॉकिंग आप कह सकते हैं, उसको बोला जाता है बैक स्टेयर गॉसिप। लिखा हुआ है टॉक अमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक आप कह सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो को। बैक स्टेयर गॉसिप, अच्छा बैक मतलब होता है पीछे, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियां, जीना आप कह सकते हैं इसको, और अगर हिंदी में बताएं गॉसिप का मतलब आपको पता ही होता है कि बातचीत की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आपने किसी होटल में या रेस्टोरेंट में देखा होगा या गेस्ट हाउस वगैरह में आपने हर जगह मोस्टली देखा होगा कि जो वहाँ के सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पर 2 साइड से जीना होती है, बैक से भी आपकी स्टेयर होती है और फ्रंट से भी स्टेयर सीढ़ियाँ होती हैं।
तो जो लेबर यानी कि जो सर्वेंट्स होते हैं, कभी कभी जो बैक स्टेयर यानी जो पीछे की सीढ़ियां होती है, वहां पर आपस में 2-4 लोग बैठ के अपना बातचीत कर लेते हैं, बतिया लेते हैं, एक दूसरे की चुगली कर लेते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है, पीछे की सीढ़ियों पर बैठकर बातचीत करना। तो भाई पीछे की सीढ़ियों पर मालिक तो बैठकर बातचीत करेगा नहीं, करेगा कौन? जो उसके सर्वेंट्स होंगे, यानी हो सकता है अपने ऑनर की ही बुराई कर ले। देखो याद रखना, अगर पेपर में आ जाए बैक स्टेयर गॉसिप तो होता है नौकरों के बीच की बातचीत, और अगर पेपर में आ जाए फ्रंट स्टेयर गॉसिप यानी सामने की जो स्टेयर गॉसिप, तो वो होती है मालिक के बीच की बातचीत को कहते हैं फ्रंट स्टेयर गॉसिप। एग्जाम्पल है, देयर इज नो लॉन्गर एनी बैक स्टेयर्स गॉसिप दैट क्लिंटन वांट्स टू डंप हर। बात की गई है कि यानी कि अब कोई भी इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे कि क्लिंटन जो है वो यानी कि छोड़ना चाहता है, उसको डंप मतलब छोड़ने की बात की गई है, क्लिंटन वांट्स टू डंप हर, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इडियम है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर इस इडियम का हिंदी मतलब होता है दूसरों के दुख से लाभ लेना। हिंदी मतलब क्या सुना आपने? दूसरों के दुख से लाभ लेना, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो देखिएगा इसका इंग्लिश मीनिंग है टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, आइएगा। फिश मतलब मछली हो गई, ट्रबल्ड वाटर का मतलब ये होता है जब पानी में उथल पुथल होती है, मान लीजिए बाढ़ आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, लहरें ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मान लो सीधी बात है, जब यानी कि अर्थक्वेक आता है तो हमारे लिए ट्रबल्ड हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है पूरा। और जब पानी में कोई मान लो साइक्लोन आए, बाढ़ आए, तो पानी में जो जीव जंतु यानी कि जो मछलियां रहती है उनके लिए मुसीबत है। तो यानी कि उस टाइम में पानी में बाढ़ है या मान लो कोई साइक्लोन आया, पानी में उथल पुथल मची हुई है, और आप सोचे कि इस टाइम बढ़िया मौका है मछलियां पकड़ने का, जल्दी पकड़ में आ जाएंगी, तो आप क्या कर रहे हैं? मछलियां तो बेचारी पहले से ही मुसीबत में है और आप क्या कर रहे हैं? उनको आप पकड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? दूसरों के दुख से लाभ लेना हो गया। एग्जाम्पल है ही इज ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि वो कोशिश कर रहा है दूसरों के दुख से लाभ लेने का, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोनों इडियम को अच्छे से, और आप कनेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, और सभी लोग घर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि बढ़िया मौका है, चलो कुछ देखते हैं, बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो हाथ लग जाएगा, तो आप क्या सोच रहे हैं? दूसरों के दुख से लाभ लेना, ठीक है। ये 7 और 8 आपको क्लियर हो गया। बैक स्टेयर गॉसिप यानी कि पीछे की सीढ़ियों में बातचीत, तो नौकरों के बीच की बातचीत हो गई। फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि ट्रबल्ड वाटर पानी में उथल पुथल मची, मछलियां पकड़ना, यानी कि दूसरों के दुख से लाभ लेना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट आपके और इडियम है, देखिएगा ध्यान से, आपके सामने आ रहे हैं, तो फटाफट सभी लोग ध्यान से देखो, आपके सामने आ चुके हैं। एक बार आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से इडियम को पढ़ते जाइएगा, देखिएगा। चलिए 9 नंबर इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए ये भी मछली के ऊपर आ गया। फिश से आपके 2 इडियम हो गए आपके आज के इस वीडियो में। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एक तरह से कष्टप्रद अवस्था होना, यानी कि अनकंफर्टेबल प्लेस, यानी किसी के लिए जो जगह है वो सुटेबल नहीं है। तो ये तो साफ साफ कह रहा, फिश मतलब मछली, आउट मतलब बाहर, वाटर मतलब पानी, मछली पानी के बाहर। और आपने क्या सुना है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मछली जल की रानी है, जमीन की रानी नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही आप उसको जल से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में बेचारी फड़फड़ा के मर जाएगी, यानी कि कैसी अवस्था उसके लिए? बहुत ही दुखदायक, बहुत ही कष्टप्रद अवस्था हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? When Danny first moved to the big city, यानी कि जब डैनी पहली बार किसी बड़े शहर में गया या उसने मूव किया, वहां पर गया, फ्रॉम द कंट्री साइड यानी देश से थोड़ा सा हट के, he was like a fish out of water, यानी कि तो बात कैसी की जा रही है कि he was like, उसके लिए मान लो आप पहली बार कहीं विदेश जाएं, आप कहीं फॉरेन जाएं, तो वहां पर आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, वहां के लोगों को समझना, वहां का माहौल कैसा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जगह थोड़ी सी हमारे लिए अभी एक तरह से कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है
शारीरिक दंड देना, इंग्लिश में आप कह सकते हैं बॉडली पनिशमेंट। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा स्कूल में एकेडमिक क्लास में कि जैसे टीचर कहता है होमवर्क दिखाइए, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो स्टिक से हाथों में मारते हैं, कभी कभी कान भी पकड़ लेते हैं, देखा होगा ना। यानी कि फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है, हाथ स्टिक से मारना, कान पकड़ लेना, या और भी कई तरीके होते हैं। तो आप कह सकते हैं कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, पनिशमेंट मतलब हो गया सजा, यानी कि शारीरिक दंड देना। एग्जाम्पल क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन स्कूल, यानी कि जो शारीरिक दंड है, बच्चों को शारीरिक दंड देना, ये स्कूल में बैन कर दिया गया है इसको, कि अब ये टीचर शारीरिक दंड नहीं दे सकते। ठीक है, तो 9 और 10 आप समझ गए होंगे। मछली पानी के बाहर, उसको असुविधा हो जाएगी, और कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड देना कैसा हो जाएगा, यानी कि आपका होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गया ये, जो कि बैन कर दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ रहे हैं, फटाफट देखते जाइए सभी लोग, कहीं जाना नहीं है आपको। देखिएगा इडियम आपके सामने आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, काफी अच्छा इडियम है, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है, आप हिंदी में अगर इस इडियम की बात करें, इसका मतलब होता है सटीक निशाना लगाना। इसका मतलब होता है सटीक निशाना लगाना। ठीक है, इंग्लिश है डू और से द एग्जैक्ट थिंग, डू और से द एग्जैक्ट थिंग। आइए इसको याद कर लेते हैं। हिट मतलब मारने की बात हो गई, नेल का मतलब वैसे तो नाखून होता है, लेकिन यहाँ पर लोहे की कील की बात की जा रही है, और हेड का मतलब आप जानती हैं। फिर जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हथौड़े से कील को ठोका जाता है ना, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब हथौड़े से आप कील को ठोकते हैं तो निशाना बिल्कुल उसके, यानी कि उसके सिर पर निशाना जो आप लगाएंगे, जो कील के बिल्कुल हेड पर, बिल्कुल सिर पर लगाएंगे, और फिर ठोक देंगे। कील जो होगी वो, यानी कि जो आप करना चाहते हो उसे ठोक देंगे तो वो ठुक जाएगी। तो आप यहाँ पर याद रखना कि हिट मतलब हो गया मारना हो गया है, यानी कि ठोकने की बात की गई है। नेल मतलब कील को, हेड मतलब सिर पे, तो वही बोला गया है कील ठोकना, यानी कि सटीक निशाना लगाना। एग्जाम्पल है ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड द प्रॉब्लम्स वाज द थर्मोस्टेट, यानी कि बात की गई है ही हिट द नेल ऑन द हेड, उसने बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बात सोची, सटीक निशाना लगाया। When he said, जब उसने कहा कि जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है, मान लो आप ये कह सकते हैं समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, तो इस पर उसने बहुत ही बिल्कुल सटीक निशाना, सटीक बात कही, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 12th नंबर काफी बढ़िया है, कई बार पेपर में आया हुआ वीडियो है। लिखा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, रुक रुक कर किसी काम को अनियमित करना। इन शॉर्ट पीरियड्स, या आप कह सकते हैं नॉट रेगुलरली। ठीक है, आइए याद कर लेते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर फिट हो गई तो आप रुक जाएंगे, फिट नहीं हुई तो आप फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। फिट है तो आप रुक गए, और फिट नहीं है तो आप स्टार्ट हो गए, यानी कि अनियमित चल रहा है, कभी रुके कभी स्टार्ट, कभी रुके कभी स्टार्ट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अनियमित रूप से होना। एग्जाम्पल है इफ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट यू विल नेवर अचीव मच, यानी बात की गई है अगर आप रुक रुक कर कोई काम करेंगे, कोई मेहनत करेंगे, तो यू विल नेवर, तो तुमको कभी भी ज्यादा सफलता प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। 11 12 नंबर 11 में क्या है, यानी कील ठोकना, सटीक निशाना लगाना, अपने हिसाब से आप समझते जाइए। और बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब कभी फिट कभी स्टार्ट, कभी फिट कभी स्टार्ट, यानी कि रुक रुक कर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आपके सामने वीडियो आपके आने वाले हैं, और देखना ध्यान से। एक बार आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लीजिए, ध्यान से एक बार वीडियो देख लो। ठीक है, सभी लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। हाँ, तो वीडियो में आपके सामने इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में होना या हानि में होना, कर्ज में होना या हानि में होना। इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में या हानि में, इन लॉस और डेट। आप कह सकते हैं, याद करना है, चलो याद कर लेते हैं।
रेड का मतलब क्या होता है, लाल। और आपने सुना होगा कि जो रेड कलर यानी कि जो रेड होता है ये खतरे की घंटी होती है। बात सही है ना, रेड लाल खतरे की निशानी। और आप ये बताइए, जब किसी व्यक्ति का नुकसान होगा या कोई व्यक्ति कर्ज में होगा तो उसके लिए ये खतरे की बात है कि नहीं है। कोई कंपनी मान लो इन द रेड हो गई, लाल हो गई, तो उसके लिए क्या, वो कर्ज में चली गई, तो बिल्कुल हानि हो गई। तो आप याद करना, रेड कलर यानी लाल बत्ती, खतरे की घंटी। और जब किसी का नुकसान होगा, लॉस होगा, तो वो भी एक तरह का खतरा ही हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखिएगा। The company was already in the red to the extent of more than 3 million pounds। मतलब बात की गई है, जो कंपनी है, कंपनी वॉज ऑलरेडी, कंपनी पहले से ही कैसे में, इन द रेड बात की गई है, कंपनी पहले से ही ऑलरेडी कर्ज में थी, टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 3 यानी 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा कर्ज में। तो ये तो बिल्कुल खतरा ही हो गया कंपनी के लिए, बिल्कुल कहो बंद हो जाए। समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट वीडियो में देखो, इन द पिंक, दोनों एक दूसरों के अपोजिट है यहाँ पे। इन द पिंक का मतलब होता है भाई, पिंक कलर काफी अच्छा होता है, गाने भी बने पिंक कलर के ऊपर, आप लोगों ने सुने भी होंगे। तो इन द पिंक का मतलब होता है कि स्वस्थ होना, बढ़िया होना, अच्छे होना, आपकी हेल्थ को लेकर, यानी हेल्थ जो पिंक है ये हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताता है। तो इन द पिंक का मतलब हो जाएगा इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की बात की गई है। एग्जाम्पल देखना, जॉन रिकवर्ड फ्रॉम सर्जरी इन लेस देन 10 days। मतलब बात की गई, जो जॉन है ये रिकवर हो गए, इनकी सर्जरी हुई थी, ये रिकवर हो गए लगभग कम से कम 10 दिन में। एंड और ये अब क्या है, एंड इज नाउ इन द पिंक ऑफ कंडीशन। मतलब बात की गई है, अब इनकी जो कंडीशन है ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ओके है, अब ये बढ़िया है बिल्कुल। ठीक है, तो आप यहाँ पर 13-14 नंबर समझ गए होंगे। रेड कलर खतरे की घंटी यानी कर्ज और नुकसान में हो गई। इन द पिंक, बहुत बढ़िया, पिंक कलर भी बढ़िया होता है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। पिंक का मतलब हो गया कि अच्छा स्वास्थ्य होना, आपके यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ रहे हैं, देखो ध्यान से, आ गए आपके सामने, पढ़ लीजिए, सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और बस ऐसे ही बढ़िया अच्छे से बिल्कुल फ्रेश माइंड में आप चीजों को समझते जाइए। रटना आपको है नहीं, आपको केवल अपनी समझदारी दिखानी है, क्योंकि हर चीज को रटना जरूरी नहीं होता है। चलिए, तो इडियम है बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। इसकी बात अगर करें, इडियम की हिंदी मीनिंग की अगर बात की जाए तो इस इडियम का हिंदी मीनिंग जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से बेचैन हो जाना, एक तरह से बेचैन होना आप कह सकते हैं। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक का मतलब होता है बेचैन होना, घबरा जाना आप कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया बीइंग नर्वस। ठीक है, चलो याद कर लेते हैं। बटरफ्लाई का मतलब आप जानते ही होंगे, तितली। इन द स्टोमक का मतलब हो गया पेट। भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई कह दे कि आपके पेट में तितली है तो आप तो सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल आप बेचैन हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है हमारे पेट में तितली। आप देखो नर्वस हुए कि नहीं, तो आप समझ सकते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। अगर आपसे कोई कह दे कि आपके पेट में तितली है तो आप क्या होंगे, आप बहुत घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बस याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है, गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, यानी बात की गई कि बहुत ज्यादा बेचैन, बहुत ज्यादा एक तरह से सोच विचार कर रहे, परेशानी में है। थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैपन, किस बात को लेकर बेचैन है कि क्या घटित हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, इस बात को लेकर बेचैन है। 16 नंबर है आउट ऑफ द वुड्स। 16 नंबर आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इस इडियम का हिंदी मतलब होता है खतरे से बाहर होना या ज्यादा देर तक खतरे में ना रहना, तुरंत उससे बाहर निकल जाना। आउट ऑफ द वुड्स आप कह सकते हैं, तो कुछ सीधी बात है। आउट मतलब बाहर, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर कभी आपका वुड्स आ जाए एक नाउन बनता है, वुड्स का मतलब होता है जंगल। याद रखिएगा, वुड्स का मतलब होता है जंगल। मान लो अगर कोई व्यक्ति जंगल में फंस जाए, वहां पर काफी सारे शेर, तेंदुआ, चीता, बड़े बड़े खतरनाक जानवर हैं, तो व्यक्ति तो खतरे में होगा, लेकिन जैसे ही वो जंगल से आउट यानी कि बाहर आ जाएगा तो वो क्या होगा, खतरे से बाहर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल भी इसका समझ लेते हैं।
जोया वॉज सिक 2 वीक्स अगो, कह रहा है कि जोया 2 हफ्ते पहले बीमार थी। एंड वी वर वेरी वरीड, और कह रहा है कि हम सब यानी कि बहुत ज्यादा चिंतित थे। बट नाउ लेकिन इट लुक्स लाइक शी इज आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन बात की गई है लेकिन बात की गई है कि लेकिन अभी वो जो दिखती है यानी कि एक तरह से जो दिख रही बिल्कुल ऐसे दिख रही जैसे कि बिल्कुल खतरे के बाहर है, कोई उसे सीरियस बीमारी नहीं है। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो जाएगा खतरे के बाहर होना। तो 15, 16, ठीक है, ऑल दैट क्लियर। चलो एक बार जरा देखना बटरफ्लाइज क्या बताया कि जब तितली पेट में होंगी तो नर्वस हो जाना, घबरा जाना, बेचैन हो जाना, यानी कि जंगल के बाहर आ जाना, खतरे के बाहर आ जाना आप कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए देखिएगा वीडियो आपके सामने लिखे हुए हैं। आप सभी लोग फटाफट जल्दी से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, फटाफट पढ़ते जाइए। 17 नंबर वीडियो लिखा हुआ है स्वैलन हेडेड, काफी अच्छा नया सा आइडिया है। स्वैलन हेडेड का मतलब होता है अभिमानी व्यक्ति, जो एक तरह से बेकार में किसी चीज को लेकर के विशेष तरह से घमंड करे, अभिमान दिखाए, तो आप उसको कह सकते हैं स्वैलन हेडेड, अभिमानी व्यक्ति, ठीक है। अच्छा बात की जाए, स्वैलन का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल सीधा होना, बिल्कुल एक तरह से फूला हुआ आप कह सकते हैं। और हेडेड का मतलब होता है सिर, जैसे आपने देखा होगा कि अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति हमेशा बिल्कुल सिर एकदम तान कर चलता है, बिल्कुल कभी भी पोलाइटनेस आपको उसके चेहरे से नहीं दिखाई देगा। तो आप ऐसे ही याद कर लेना कि हेडेड का मतलब हो गया, हेड मतलब हो गया हमारा सिर। जो व्यक्ति हमेशा बिल्कुल सिर तान के बिल्कुल सिर सीधा करके चलता है वो यानी कैसा हो जाता है, आप कह सकते हैं बहुत ही घमंडी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति आप उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल है they have done well, but do not allow them to get swollen headed, ठीक है, लिखा हुआ है they have done well, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, प्रदर्शन या जो भी किया बहुत अच्छा किया है, but do not allow, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं करते हैं कि them to get swollen headed, लेकिन वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप अभिमान दिखाएं या अभिमान में हो जाएं, आप अभिमानी बन जाएं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। 18 नंबर है ऑल ईयर। ऑल ईयर का मतलब होता है कि बिल्कुल सचेत होना, बिल्कुल सतर्क हो जाना, जो कहते हैं बिल्कुल कान खड़े कर लेना, जरा सी बात को भनक लगे सुन लेना। तो वही बात की गई आपको, वेरी अटेंटिव। ऑल ईयर, जितने भी कान फिलहाल तो 2 ही हैं, है ना, तो दोनों कानों को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सतर्क रहना, जरा सी भी आवाज आए बिल्कुल सतर्क हो जाना, यानी आप कह सकते हैं बिल्कुल सारे कान अपने बिल्कुल खुले रखना। ऑल ईयर यानी बिल्कुल सतर्क होना आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स व्हेन ग्रैनी टोल्ड देम स्टोरी, मतलब बात की गई है कि जो बच्चे हैं ये बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल सावधान हो गए थे जब ग्रैनी का मतलब दादी जो कहानियां सुनाती हैं कि ग्रैनी टोल्ड देम स्टोरी, जब यानी कि ग्रैनी ने, दादी ने उनको कहानी सुनाई तो बच्चे बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल सावधान हो गए थे, ठीक है। ऐसे ही आपको एक इडियम और बताया था पिछली क्लास में, याद होगा आपको बताया था डीप ईयर, टर्न आ डीप ईयर, याद है कि भूल गए? हाँ याद है, आपको बताया था अनसुना करना, किसी बात को ध्यान से ना सुनना, तो सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपकी लास्ट 2 वीडियोस और है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो देखते हैं आपके लास्ट के आ चुके हैं दोनों वीडियो, सभी लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए इडियम नंबर 19 है, काफी अच्छा इडियम है, निप्ड इन द बड। इसको हिंदी में अगर बात करें तो एक कहावत होती है, सिर उठाते ही कुचल देना, मतलब कोई चीज जैसे शुरुआत में प्रोग्रेस करे उसको वहीं पर दबा देना, वहीं पर खत्म कर देना, उसी को बोला जाता है निप्ड इन द बड। यानी इंग्लिश मीनिंग आपका लिखा हुआ है ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि प्राथमिक, अब यानी कि जो स्टेज है, अर्ली स्टेज है, उसी पर ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, खत्म कर देना, ठीक है। इसे याद कैसे रखोगे? बड का मतलब आपको पता होगा, जो फ्लावर होते हैं जैसे वो यानी कि रेज करना स्टार्ट करते हैं, जो उनकी कली, बड का मतलब होता है कली, और निप्ड का मतलब होता है एक तरह से काट देना, कुचल देना, आप कह सकते हैं काट के अलग कर देना। तो देखो सीधी बात की गई है
कि अगर मान लो जैसे कोई छोटा सा फूल है, ठीक है, जैसी यानी कि वो ग्रो करता है, तो अगर मान लो स्टार्टिंग में ही उस फ्लावर को कोई व्यक्ति तोड़ लेता है तो जो फ्लावर होगा वहीं पर बेचारा खत्म, मुरझा जाएगा, पूरा यानी कि ग्रो नहीं हो पाएगा। तो वही बात की गई है कि कली को जैसी मान लो भैया जैसी कि बड हुआ, आपने उसको तोड़ लिया, काट दिया, यानी कि आपने कली को फूल नहीं बनने दिया, सिर उठाते ही कुचल देना। समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? A bad habit in a child should be nipped in the bud, यानी कि बात की गई है, यानी कि जो बुरी आदत होती है बच्चों में, should be nipped in the bud, उसको शुरुआत में ही तुरंत खत्म यानी दबा देना चाहिए, उसको तुरंत कुचल देना चाहिए। बच्चों की जो ही खराब बैड हैबिट होती है उसको स्टार्टिंग में ही nipped in the bud, शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। समझ रहे ना आप अच्छे से? नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या कहता है? and x to grind। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है, इसको हिंदी में पता है क्या कहते हैं? आप लोग बताना चाहेंगे? बताइए। इसको हिंदी में कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, या अपना काम निकाल लेना, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, किसी को कैजुअल करके अपना उल्लू सीधा कर लेना, आप कह सकते हैं। समझ रहे ना? इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा माइंड में भी याद करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी इसको प्रयास करिए, काफी अच्छा इडियम है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, सबको पता होती है। ग्राइंड का मतलब होता है ग्राइंड स्टोन आता है, आपने देखा होगा, जिससे कि मतलब पिसाई की जाती है, एक होता है। और ग्राइंड स्टोन जैसे आपने चक्की वगैरह पे देखा है ना, ग्राइंड स्टोन लगे रहते हैं। और एक ग्राइंड स्टोन होता है, आपने देखा होगा, जिसमें कुल्हाड़ी में धार निकाली जाती है, आप लोगों ने अगर देखा हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही बात की गई यहाँ पे कि एक व्यक्ति था, उसके पास कुल्हाड़ी थी और उसके पड़ोसी के पास, आप समझ लो, एक ग्राइंड स्टोन है जिससे कुल्हाड़ी में धार निकाली जाती है। अब वो व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास जाता और कहता है कि मैंने सुना आपके पास बहुत अच्छा ग्राइंड स्टोन है, बहुत बढ़िया उसमें धार निकलती है, बहुत ही अच्छी शार्पनेस एक्स हो जाएगी, हमारी कुल्हाड़ी हो जाएगी। बहुत बातें सुनी आपके सामने, यानी कि उस व्यक्ति को चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना उल्लू सीधा करवाया, अपनी कुल्हाड़ी में धार निकलवा ली। ठीक है, समझ रहे ना आप? यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी में धार निकलवा ली, अपना उल्लू सीधा कर लिया। एग्जाम्पल क्या कहता है? हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। I have an axe to grind with my roommates, यानी बात की गई है कि जो मेरा रूममेट, मेरा साथी था, मैंने उससे यानी कि अपना उल्लू सीधा करवा लिया है। बिकॉज शी इज ऑलवेज, क्योंकि वो हमेशा ही बोरोविंग माई क्लॉथ्स विदाउट आस्किंग मी, वो हमेशा ही मेरे कपड़े ले लेता है बिना मुझसे पूछे, और आज मौका लगा तो आज मैंने उससे अपना उल्लू सीधा करवा लिया। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ होंगे 19 और 20 नंबर। 19 नंबर क्या है कि निप इन द बड, फूल जैसे ही यानी कि जैसे ही कली खिली उसको तोड़ लिया, यानी शुरुआत में ही आपने उसको रोक दिया। ठीक है। एक्स टू ग्राइंड क्या किया? एक आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी में धार निकलवाई, यानी कि अपना काम निकलवा लिया, अपना उल्लू सीधा करवा लिया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये 20 इडियम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा भी होगा, काफी एंजॉय किया हम लोगों ने, तो सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी लोग अच्छे से खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते रहिए। टाटा, बाय बाय।